चलें, तो अपन पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बाद पढ़ेंगे हम इसका एक्सटेंशन, ऑर्डर्ड पेयर का करने के बाद पढ़ेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे यानी छोटा करेंगे तो हमें मिलेगा एक रिलेशन। रिलेशंस के बाद इसमें कोई कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या? फंक्शन। इतनी टॉपिक्स जो है हमें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड को हिंदी में बोलते हैं हम क्रम। क्रम मतलब किसी रूल्स, किसी एलिमेंट्स को एक क्रम से हमें व्यवस्थित करना। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर की क्या होती है और ये होता क्या है, इसको देखें। इसके लिए हमें सेट्स की जरूरत पड़ती। हमने दो सेट्स लिए, एक सेट लिया ए और दूसरा सेट लिया बी। सेट ए में एलिमेंट्स लिए 1, 2 और 3, सेट बी में एलिमेंट्स लिए 5 और 6। अब हमें क्या करना? सेट ए के पूरे जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में हैं उन सभी एलिमेंट्स का सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ ऐड करना। ऐड मतलब जोड़ना नहीं है, उनको कांटेक्ट में लेना। तो पूरी टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड टू ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो देखें, 1 जो एलिमेंट्स है वो एक बार कनेक्ट होगा 5 से, यानी 1 5 के साथ कांटेक्ट में आएगा, 1 6 के साथ आएगा। तो इनको हमने लिखा 1 5 और 1 6। फिर 2 का कांटेक्ट भी एक बार 5 के साथ होगा और एक बार 2 का कांटेक्ट 6 के साथ होगा। तो यहां लिखेंगे 2 5 और 2 6। ऐसा ही 3 का कांटेक्ट 5 के साथ होगा और 3 का कांटेक्ट किसके साथ? और 3 6। इन सभी को बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर्ड पेयर। यानी ऑर्डर्ड पेयर एक प्रकार का रूल्स है जिसमें हम सेट्स के दो एलिमेंट्स को कॉमा के थ्रू अलग अलग करते हैं। और इसमें ऑर्डर यानी इसमें क्रम क्या है, इसमें रूल क्या है, वो रूल्स देखें। इसमें रूल्स है, इन सभी में रूल्स ये है कि सेट ए का एलिमेंट हमने पहले नंबर पे रखा है और सेट बी का एलिमेंट हमने सेकंड नंबर पर रखा है। तो ऑर्डर्ड पेयर होता सेट्स के एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा एक क्रम से किसी स्मॉल ब्रैकेट में रखना। ठीक, इसी स्मॉल ब्रैकेट में रखने को आपने 3 चीजें पढ़ी। मान लीजिए कहीं 1 2 लिखा तो इसी को कहीं कहीं हम क्या बोलते थे? ओपन इंटरवल भी बोलते इनको। तो ओपन इंटरवल कब बोलते अभी बताएंगे हम आपको। इसी को 1 2 को अभी अभी हमने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर हम कब बोलेंगे इसको? ठीक, और इसी 1 2 को हम, आपने पढ़ा होगा पिछले साल, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट इसको कब बोलेंगे? तीनों को एक साथ लिखते हैं। देखें, ओपन इंटरवल जब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर दो एलिमेंट्स कॉमा के द्वारा कैसे हो? अलग अलग हो, तो इसको ओपन इंटरवल हम कब कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर हम कब कहेंगे और कोऑर्डिनेट हम कब कहेंगे? देखें, जब जो एलिमेंट्स जी ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं अगर ये ओरिजिन से एक्सिस पर डिस्टेंस को बता रहे हैं, यानी ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है 1 और वाई एक्सिस की डिस्टेंस है 2, तो जब डिस्टेंस की बात होगी तो ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। जब रियल नंबर्स की बात होगी कि 1 और 2 क्या है? रियल नंबर्स हैं, तो इसके बीच इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तब इसको हम इंटरवल कहेंगे। और जब सेट की बात होगी कि किसी सेट्स के एलिमेंट हैं, ठीक, तब इनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया आप लोगों को? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? किसी सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना? एक रूल्स के अनुसार स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा के द्वारा लिखना। ये जो रूल्स है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहां सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लें, ऑर्डर्ड पेयर। देखें, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखे, किसके एलिमेंट है? किसी ना किसी सेट के एलिमेंट हैं। दोनों से फ्रेंड भी हो सकते। तो यहां हम सबसे पहले लिख लें, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, A and B are two non-empty set, then
A comma B is called ordered pair where ordered pair कहेंगे ordered pair from set A to B। देखें A और B अगर आपके दो नॉन इम्पिटी सेट्स हैं तो एक रूल्स A B इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A to B। इसको A से B सेट में ऑर्डर्ड पेयर कब कहेंगे, नीचे आपको लिखना है वेयर A इज बिलोंग्स टू A एंड B इज बिलोंग्स टू B। देखें A से B में ऑर्डर्ड पेयर इसको जब कहते हैं जब ब्रैकेट के अंदर सेट A का एलिमेंट पहले नंबर पर रखा हो और सेट B का एलिमेंट सेकंड नंबर पर रखा हो तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A to B। अगर B का एलिमेंट पहले नंबर पर रखा और A का एलिमेंट दूसरे नंबर पर रखा तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम B to A। ठीक, ये ध्यान देना आपको कि अगर A to B लिख रहा है तो पहला एलिमेंट A में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B में बिलोंग करेगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है आपकी किसकी, ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक, यहां एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे अपन लोग। देखें एग्जांपल यहां लिख रहा है, सबसे पहले हम दो सेट सपोज करें, एक सेट A सपोज किया हमने, उसमें ले लिए मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट, और एक सेट B सपोज किया उसमें ले लिए हमने 5 और 6। तो यहां होंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A to B। देखें सेट A से B में ऑर्डर्ड पेयर ले रहा है, इसका मतलब है सेट A के एलिमेंट्स ब्रैकेट में पहले नंबर पर रखेंगे, सेट B के एलिमेंट सेकंड नंबर पर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सेट A के सभी एलिमेंट्स का सेट B के सभी एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन करना। ठीक, तो 1 का कॉन्टेक्ट 5 के साथ भी होगा और 1 का कॉन्टेक्ट 6 के साथ भी होगा। ऐसा ही 2 का कॉन्टेक्ट होगा 5 के साथ, 2 का कॉन्टेक्ट 6 के साथ, 3 का कॉन्टेक्ट 5 के साथ और 3 का कॉन्टेक्ट 6 के साथ। तो ये बन गए आपके ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई, जितने A से B में ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर हमने यहाँ क्या किए हैं, लिखे हैं। अगर इसमें से हम कुछ ना भी लिखें, जैसे मान लीजिए हमने इन 2 को नहीं लिखा, इन 4 को लिखा, तो भी ये क्या कहलाएंगे, सेट A से B में ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर है फ्रॉम A टू B, और ये आपके कुछ कम कर दोगे तो वो ऑल ऑर्डर्ड पेयर ना होगे, केवल ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक, इसी में अगर हम लिखें कि ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम B टू A, अगर B से A में लेना है तो बस सिस्टम यही रहेगा, B का एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, A का एलिमेंट्स बाद में। तो B के एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज A के एलिमेंट्स के साथ, तो 5 की 1 के साथ, 5 का कॉन्टेक्ट 2 के साथ, 5 का कॉन्टेक्ट 3 के साथ। ऐसा ही आपका 6 का कॉन्टेक्ट 1 के साथ, 6 का 2 के साथ और 6 का 3 के साथ। ये आपके बन गए ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट A टू B एंड ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट B टू A। कंफर्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। क्लियर हो गया? एंड में क्या अभी नहीं लगाना कर्ली ब्रैकेट, अभी जैसा लिख रहे हैं हम ऐसे ही लिखना है। ये अभी आपका सेट नहीं है, ये केवल एक रूल्स है, एक नियम है, एक व्यवस्था के अनुसार हमने इनको रखे। इन एलिमेंट्स का अभी हमने सेट नहीं बनाया। जब इनका हम सेट बना देंगे, यानी ऐसे कर्ली ब्रैकेट में इनको रख देंगे, तो फिर इसको आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बोलेंगे। उसको क्यों बोलते, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको अभी अगले नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बता रहे हैं। अभी कितनी चीज कंफर्म है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। चले, इसके बाद दूसरा नंबर है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, हमने आपको यहां लिखा कि ऑर्डर्ड पेयर का एक एक्सटेंशन फॉर्म। देखें ऑर्डर्ड पेयर ये पूरे भी हैं, अगर हम इन 2 भर की बात करें, इनको छोड़ दें तो भी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं।
3 लें तो भी ये ऑर्डर्ड पेयर है और पूरे ले लें तो भी ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर एक एलिमेंट्स को भी लिखें तो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, और एक्सटेंशन मतलब है इसको और बड़ा कर देना। तो कहां तक बड़ा कर सकते हैं हम, कहां तक एक्सटेंड कर सकते, टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी उतना बड़ा करेंगे, उससे ज्यादा बड़ा हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसी ऑर्डर्ड पेयर का एक्सटेंशन फॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये आपके क्या है, सेट ए से बी में ऑर्डर्ड पेयर के क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी, यानी ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर इनका अभी ये केवल रखे हुए सेट नहीं, अगर इनका हम एक सेट बनाना चाहें तो सेट बनाने के लिए आपको क्या पता है, इनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब जैसे ही हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तब ये आपका एक सेट बन जाएगा। और किसका सेट है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी। ए टू बी क्यों कह रहे हैं, ए का एलिमेंट्स पहले है, बी का एलिमेंट्स बाद में है। तो ये जो सेट बना ये बन गया सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। ये बन गया आपका सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट बी टू ए। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। ठीक, तो इसी में आपकी जो अगली नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी वो आएगी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखें अभी डेफिनेशंस लिख रहे हैं अपन। ठीक, एक देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे बना, ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट किसके होते, सेट के। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमें सेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने लिखा ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगी अब आपकी डेफिनेशन। ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन set of all ordered pair from A to B is called Cartesian product from A to B। देखें सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर अगर हम ए से बी में लेंगे तो उसको बोलेंगे ए से बी में ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी टू ए लेंगे तो उसे बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। एंड इट्स डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते, ए क्रॉस बी से। ठीक, जिसका एलिमेंट्स ए क्रॉस बी है मतलब इसके ऑर्डर्ड पेयर में ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स बाद में लिखेंगे। अगर बी टू ए है तो भी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, उसको हम बी क्रॉस ए से डिनोट करेंगे। इसमें क्या फर्क होगा, आपका बी का एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर यानी ब्रैकेट में पहले नंबर पे होगा और ए का एलिमेंट्स कहां होगा, सेकंड नंबर पे। तो सबसे पहले इसमें हमने दो सेट सपोज किए ए एंड बी। अब ऑर्डर्ड पेयर की जगह आपका क्या बन गया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको कहेंगे हम नंबर 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। इसको हम डिनोट करते ए क्रॉस बी से। ठीक, ये आपका सेकंड नंबर बना कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। इसको रिप्रेजेंट करते हम बी क्रॉस ए से। ठीक, ये आपका बन गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है। ठीक, सभी लोगों को कंफर्म है ना? यस सर। चलें, तो इसमें हमने पढ़ लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता। अब थर्ड नंबर है आपका रिलेशन। रिलेशन आपका सेकंड एक्सरसाइज में है यानी 2.2 में है। ठीक, 2.1 में आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी रिलेशन की थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं हम। ठीक, डिटेल्स में फिर बताएंगे, एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। जो रिलेशंस होता वो होता सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन।
ठीक, अगर हम इसके सबसेट लें तो उसको कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट हम जो लेंगे वो कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बी क्रॉस ए का जो हम सबसेट लेंगे उसको कहेंगे हम रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो रिलेशन सीधा सीधा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वो रिलेशन कहलाता। मैथमेटिकल डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे हम इसको, जब आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, सारी चीजें हम आपको कराएंगे। ठीक, तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th क्लास के लिए भी और नेक्स्ट यानी 12th क्लास के लिए भी। इसकी जरूरत हमें कहां कहां पढ़ना है इसको थोड़ा सा देख लें आप। ठीक, फिर उसके बाद हम सवाल आपको कर रहे, तो इसका आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं ढंग से पढ़ेंगे या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं होंगे तो आपको कहां कहां दिक्कत आएगी। देखें, इसका जो रिलेशन फंक्शन आपका ये चैप्टर है, ये 11th क्लास में आपको एक तो चैप्टर नंबर 2 जो है इसी में इसकी आपको जरूरत है ही है आपके पूरे। दूसरा जो इसका 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है आपका, वो क्या है? आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके कॉन्सेप्ट्स का इसमें क्या होगा? आपका यूज होगा। फिर इसी 11th क्लास का 13 नंबर चैप्टर है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में भी हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, और जो क्लास 12th है, क्लास 12th में किन किन चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है? सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, इसी नाम से है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 में इसका यूज करेंगे। दूसरा नंबर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा नंबर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 है आपका। ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 12 में 5 है, इसमें भी हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद अगला नंबर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें 6वां नंबर है, इसमें भी हम इसका यूज करेंगे। कहां कहां इसका यूज होना? फिर चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस में जो जो फंक्शन यूज होते हैं वो आपको इसी से रिलेटेड होंगे। फिर एक अगला 8वां नंबर का चैप्टर है आपका, वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कितने चैप्टर्स में, यानी 12th क्लास के 6 चैप्टर्स में इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज है। ठीक, और 11th क्लास के 2 चैप्टर्स में इसका यूज है। 12th में इसी का एक्सटेंशन है। 6 चैप्टर में इसको कुछ कुछ टॉपिक्स जो इसके हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज करेंगे हम इनमें, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। ठीक, एक हेडिंग डाल लें अभी आप इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? या इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, देखें इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाते हैं? अगर मान लीजिए हमने कहीं लिखा, मान लीजिए 1 और 2, और कहीं पे लिखा हमने 2 और 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग, इसमें अलग रूल्स है, इसमें अलग रूल्स है। इसका रूल्स क्या है? इसमें 1 जो है वो सेट ए से लिया गया और 2 किससे लिया गया? सेट बी से।
इसमें इसका मतलब हुआ 2 कहां से आ गया, सेट ए से। जो यहाँ सेट बी का एलिमेंट था वो यहाँ सेट ए का हो गया, इसलिए आप 1 2 को 2 1 नहीं लिख सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा तो आप इसको जरूर ऐसा लिख सकते हो। इसको आपने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, क्योंकि दोनों क्या है, सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं। इस कंडीशन में आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो, न्यूमेरिक डिजिट्स को या एलिमेंट्स को। जब डिफरेंट डिफरेंट है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो जब हमें ट्रांसफर करना है तो कब करेंगे हम, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता, मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए बी है, अभी डेफिनेशन हम लिखवा रहे हैं, और एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा बी सी है। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ। ये आपका जो साइन है ये है इफ एंड ओनली इफ, इसी को बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए और इसका सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, तभी ये दोनों इक्वल्स होते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, कब होंगे इक्वल, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट के इक्वल हो जाए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड ऑर्डर पेयर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोलते इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, आप सभी लोग डेफिनेशंस लिख लेंगे। ठीक, देखिए डेफिनेशंस है, टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी सी, वो सॉरी बी सी ना कह के यहाँ पे आप, हाँ ठीक है, ए बी एंड बी सी आर इक्वल इफ के बाद आपको ये लिख लेना, ठीक है, या यहाँ सी डी कर दें अपन तो और क्लियर हो जाएगा आपको। सी डी यहाँ पे कर दें आप सी और डी, तो ए इक्वल हो जाएगा आपका सी के और बी इक्वल हो जाएगा आपका डी के। तो दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, इक्वल होंगे अगर ऐसी कंडीशंस क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी तो। ठीक है, क्लियर, चले बढ़ जाए आगे। यस सर। एक्सरसाइज खोल लें सभी लोग, 2.1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। देखें एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखें क्या कह रहा है आपका। देखें वो इसमें गिवन है आपको दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है x/3 + 1 और दूसरा है y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखें वही इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन लगेगी, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है। आप कैसे पहचानेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर है, स्मॉल ब्रैकेट्स में दो एलिमेंट कॉमा के द्वारा कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो अगर इसके बीच इक्वल चिन्ह लगा है यानी ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, तो इक्वल की डेफिनेशन लगेगी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कंपेयर ऑन बोथ साइड। इसको कंपेयर करें अगर हम, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे 3, तो x + 3 = 5/3, 3 से 3 कैंसिल, x + 3 = 5, x इक्वल आ जाएगा आपका 2 और इसमें भी 3 एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3y - 2 = 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3y - 2 = 1, 3y इसको उधर ले जाओगे तो ये 3y = 1। x और y की वैल्यू आ गई। अगर आप चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो ये x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे
तो जो इस साइड है वही सेम टू सेम क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, यानी दोनों इक्वल आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो सभी लोग पढ़ें, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के पहले आपको पहले थर्ड पढ़ें, सेकंड में एक फॉर्मूला लिखवा देंगे हम आपको अभी। देखिए थर्ड नंबर में आपको क्या है, गिवन दैट एक सेट जी है, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे, इसमें एलिमेंट है 7 और 8, एक सेट एच है, उसमें एलिमेंट है 5, 4 और 2, और हमें फाइंड करना है कार्टीशन प्रोडक्ट जी टू एच, जी से एच में। तो जी का एलिमेंट्स पहले लेंगे, एच का एलिमेंट्स बाद में। देखें सबसे पहले तो कार्टीशन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल ब्रैकेट्स में होंगे। क्यों? क्योंकि कार्टीशन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो जी का एलिमेंट 7, 7 का कॉन्टेक्ट इन सभी से करेंगे, तो 7 5, 7 4 और 7 2। जैसा ही इसके पूरे एलिमेंट खत्म हो जाए तो इसके नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 8 5, 8 4 और 8 2। देखें ध्यान से, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। देखें यहां से देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट जी, इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते। आपको पीछे के चैप्टर में हमने बताया था ना, ऐसा लिख के लास्ट एक्सरसाइज में, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन जी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एच, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस एच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन जी क्रॉस एच, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6। देखें कितने हैं, 6। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है कि जिनका हम कार्टीशन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कार्टीशन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते, जो गिवन सेट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आए, यानी 2/3, ठीक 6। इससे एक फॉर्मूला अभी हम आपको लिखवाएंगे, अभी आपको ये बस नोट करना है, ठीक है। इसी से आप H क्रॉस G भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ये आपको सॉल्व करना है। कर लेंगे आप सभी लोग? यस सर। देखें यहां से आपको एक फॉर्मूला निकल के आया, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव में भी वो फॉर्मूला आपका आ सकता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी and number of element of set B is equal to Q, then number of element of A cross B is equal to P into Q। होगा कि नहीं होगा? सेट A में एलिमेंट्स है P, सेट B में एलिमेंट्स है Q, तो A क्रॉस B में कितने होंगे, इतने इंटू इतने। यही रूल्स है आपका जो यहाँ पे बताया हमने आपको, तो इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। और इसमें भी वही होंगे, जब B क्रॉस से आप करोगे तो भी यही होंगे, या तो Q इंटू पी लिख दो या इसको P इंटू Q लिख दो, दोनों है मल्टीप्लाई करना आपको। तो कार्टीशन प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने उसके गिवन सेट्स में एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टीशन प्रोडक्ट। क्लियर? यस सर। यस सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ें अब आप लोग। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, किसी सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट है ये नहीं पता हमें,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3 और बी इक्वल हमें गिवन है 3, 4 और 5। इसका मतलब हुआ इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3। देखिए ये वाला 3 ये वाला 3 नहीं है, ये एलिमेंट्स है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इस सेट में 3 एलिमेंट थे, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने ऐसा लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3। तो उसने पूछा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी उसने पूछा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कहता हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन बी, दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 9। बी क्रॉस ए में भी उतने ही होंगे और ए क्रॉस बी में भी उतना ही और बी क्रॉस ए में भी उतना ही। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स, आपको ये बताना है। आगे वो कह रहा है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली। अगर गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू है तो आपको केवल ट्रू लिखना है, अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको ट्रू करके फिर से लिखना है। देखें, नंबर 1 आपका दिया है गिवन दैट, हमें गिवन है P इक्वल mn, एक सेट P में mn एलिमेंट्स हैं एंड Q इक्वल इसमें है n और m। ठीक, देन P क्रॉस Q यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में वो कह रहा है कि mn और nm, ये एक स्टेटमेंट है। आप लोगों को बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स। बताएं, जल्दी बोलें। यस सर, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट आएंगे सर। हाँ, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, जबकि इसमें कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो आपको लिखना है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, तो अब वो कह रहा करेक्ट स्टेटमेंट लिखो या ट्रू स्टेटमेंट लिखो। तो करेक्ट भी लिख सकते हो आप, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट करके कैसे लिखोगे आप इसको? ठीक, या ट्रू पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि इफ P इक्वल mn, पूरा स्टेटमेंट लिखना, एंड Q इक्वल nm, देन P क्रॉस Q इक्वल, देखें P के एलिमेंट्स पहले रखेंगे हम, तो M का कांटेक्ट N से भी और M से भी, तो M का कांटेक्ट N से और M का M से, फिर N का इससे भी और इससे भी, तो N का N से और N का M से। ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन वो आपसे कह रहा इफ A and B are non-empty set, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इज नॉन एम्प्टी set of ordered pair x, y such that
x इज बिलोंग्स टू a एंड y इज बिलोंग्स टू b। बताएं आप लोग, स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है? बोलें। यस सर, ट्रू होगा। देखें, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपकी जो है वो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो अभी हमने लिखवाई। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट। किसका? ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, और एक्स वाई के बारे में उसने बगल में लिखा सच दैट एक्स वाई कैसा है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज बिलोंग्स टू सेकेंड सेट बी। वो यहां लिखा है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे आपको लिखना है ट्रू। ठीक है। थर्ड नंबर देखें इसी में आपका, इसी में वो थर्ड नंबर कह रहा है आपसे कि ए इक्वल है आपका 1 2। ए में दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, फिर बी में भी दो एलिमेंट्स हैं 3 और 4। देन वो कह रहा है आपसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इसका आंसर 5 होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हम चेक करेंगे। अगर इसके इक्वल ये आ जाएगा तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक, देखें आप लोग ध्यान से, यहां थोड़ा सा रफ में काम करें हम। सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन 5 निकालना है। इसका आंसर क्या होगा? इंटरसेक्शन हमने आपको बताया था, इंटरसेक्शन क्या होता? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट। इन दोनों में कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। इसमें एलिमेंट कुछ नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन 5 का आंसर आएगा आपका 5। जब आप बी इंटरसेक्शन 5 का आंसर 5 होगा तो इसमें जब आप रखोगे, देखना ए क्रॉस इसके जगह रख दोगे आप 5, और जब इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, जैसे हमने अभी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का कनेक्शन सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स से करते। तो इसके ऑल एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे हम इसके ऑल एलिमेंट्स से। इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, 5 क्या है? खाली है। ये इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसकी का कनेक्शन इसके हम किसी एलिमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा है? खाली। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5। जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो दो सेट्स का, उनमें एक सेट अगर 5 हो और दूसरा नॉन एम्प्टी हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कितना काम हो जाओ। ठीक, तो आज आप लोग इसके और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने मन से। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप हमें कल बताएंगे। कल आपका सभी लोगों का स्कूल में टेस्ट होना है, बेसलाइन टेस्ट। ठीक, उस बेसलाइन टेस्ट में पूरे स्टूडेंट्स का आना कंपलसरी है। सभी लोग आएंगे, जिनका टर्न है वो भी आएंगे, जिनका टर्न नहीं है वो भी आएंगे। ठीक, तो बाकी कल आपकी जो 8 बजे क्लास लगाई जाएगी, उस क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे जो आपसे नहीं बनते। ठीक है, चलें।